सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो तुम लोगों ने टाइटल देख लिया और पता चल ही गया होगा तुम्हें कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं बात करूँगा मोस्ट पावरफुल मार्वल कैरेक्टर्स के बारे में, लेकिन ये इसका पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर तुमने इनकेस नहीं देखी है वो वीडियो तो वो जाके देख लेना। उस वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करी थी जो तुम्हारे लिए जानना ज़रूरी है इनकेस अगर तुम डायरेक्टली पार्ट 2 पे चले आए हो। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या मैं इसमें जो है नॉन कैनन कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं इस पार्ट के अंदर भी नॉन कैनन कैरेक्टर्स को इंक्लूड नहीं करूँगा। सो जब इतनी बात हो चुकी है तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 10, वन बिलो ऑल। सो बेसिकली वन बिलो ऑल जो है मार्वल के सुप्रीम गॉड वन अबव ऑल का डार्क काउंटर पार्ट है। अब जिन लोगों को वन बिलो ऑल के बारे में नहीं पता था उन्हें ये सुन के लगा होगा कि तब तो वन बिलो ऑल को लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा ऊपर होना चाहिए एज सच, क्योंकि वो मार्वल के सुप्रीम गॉड का डार्क काउंटर पार्ट है। बट ऐसा क्यों नहीं है ये मैं तुम्हें आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। बेसिकली अगर देखा जाए तो वन बिलो ऑल एक ऐसा एंटिटी है जो रिसाइड करता है बिलो स्पेस में या कहो बिलो प्लेस में, और ये जो बिलो प्लेस है ये एक्चुअली में जो है हेल का सबसे डीपेस्ट लेयर बताया गया है। और अगर देखा जाए तो वन बिलो ऑल कई हद तक एक नाई ऑमनीपोटेंट एंटिटी निकल के आता है। अब अगर एक चीज़ ये निकल के आती है कि जो वन बिलो ऑल है वो वन अबव ऑल का डार्क काउंटर पार्ट है, तो इसी वजह से इस स्टेटमेंट की वजह से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वन बिलो ऑल भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। बट एक चीज़ ये भी निकल के आती है कि वन बिलो ऑल को जो है बिलो स्पेस को एग्जिट करने के लिए किसी होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ कॉमिक्स में आगे चल के वो हल्क को इस चीज़ का कह सकते हो कि हकदार बनाता है। हल्क को अपना होस्ट भी बनाता है, उसे पजेस करता है और उसी के ज़रिए जो है मार्वल मल्टीवर्स में एंटर करता है। देखा जाए तो वन बिलो ऑल ने जो है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और गैलेक्टस को मार दिया था, और इवन कह सकते हो कि एक हद तक पूरे के पूरे इंटायर 8th कॉस्मोस को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था हल्क के बॉडी के अंदर मौजूद होते हुए। और तो और इसने जो है कह सकते हो कि 8th कॉस्मोस के लास्ट सेंटिएंट बीइंग को भी जो है निगल लिया था। ये सभी चीज़ें जो है वन बिलो ऑल को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। बट इसके बावजूद भी वन बिलो ऑल की जो अपीयरेंस है वो कॉमिक्स में बहुत ही कम हुई है, और उतने कम अपीयरेंस से ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वन बिलो ऑल जो है किस लेवल पे लाइक करता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो वन बिलो ऑल ने जो है 8th कॉस्मोस को डिस्ट्रॉय किया है, इसी वजह से ये एक हद तक दी अल्टीमेट से ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन अभी भी काफ़ी सारे ऐसे लिस्ट में कैरेक्टर्स मौजूद हैं जिनके पास वन बिलो ऑल से काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर फीट्स हमें देखने को मिली हैं। नंबर 9, आइवरी किंग एंड मॉलिक्यूल मैन। तो 9th पोजीशन पे हमारे पास एक कैरेक्टर और एक एलियन रेस मौजूद है। स्टार्ट करते हैं आइवरी किंग्स के साथ। देखा जाए तो आइवरी किंग्स जो है 9 ऑमनीपोटेंट बीइंग्स हैं जो एक ऐसे डायमेंशन से बिलोंग करते हैं जो मार्वल ओमनीवर्स के आउटसाइड एग्जिस्ट करता है। और अगर देखा जाए तो आइवरी किंग्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, जहाँ ये खुद के एस्पेक्ट्स बना सकते हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन और रियलिटी मैनिपुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं और डायमेंशन के थ्रू ट्रैवल भी कर सकते हैं। आइवरी किंग्स ने जब मार्वल ओमनीवर्स के अंदर एंट्री की थी तो इन्होंने जो है लिविंग ट्राइब्यूनल के एक एम्बॉडीमेंट को मार दिया था। साथ ही साथ इन्होंने इटर्निटी और इन्फिनिटी जैसे काफ़ी सारे डिफरेंट कॉस्मिक एंटिटीज़ को भी डिफीट किया था। लेकिन इन सब के अलावा भी आइवरी किंग्स की मौत हो चुकी है कॉमिक्स के अंदर, जहां डॉक्टर डूम ने जो है कह सकते हो कि इनडायरेक्टली आइवरी किंग्स की एक वीकनेस को पॉइंट आउट किया था कि आइवरी किंग्स को जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किस्म के ओवरवेलमिंग फोर्स के ज़रिए जो है डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, डिफीट किया जा सकता है, जैसी फोर्स जो है स्टार ब्रांड और मॉलिक्यूल मैन के पास मौजूद है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आइवरी किंग्स, या जिन्हें हम लोग बियॉन्डर्स के नाम से भी जानते हैं, वो यूँ तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किस्म के रियलिटी एल्टर्स थे, बट उनकी भी हमें किसी न तरह की कोई ना कोई वीकनेस देखने को मिली, और वो भी वीकनेस जो है मार्वल के सबसे कह सकते हो कि इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स में से एकनेस जो है पॉइंट आउट की थी। बट स्टिल ये काफ़ी ज़्यादा केपेबल थे। इसी से आगे चल के अगर हम लोग आए मॉलिक्यूल मैन के ऊपर, तो मॉलिक्यूल मैन को एक्चुअल में उसकी पावर मिली थी एक कह सकते हो कि लैब एक्सपेरिमेंट एक्सीडेंट के दौरान, लेकिन वो जो एक्सीडेंट था वो एक्चुअली में आइवरी किंग्स यानी कि बियॉन्डर्स के द्वारा ही किया गया था इनडायरेक्टली, जिसके बाद जो है कह सकते हो कि मॉलिक्यूल मैन मार्वल यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग मैटर मैनिपुलेटर बन जाता है, जिसके बाद से वो एक इंसेन लेवल पे मॉलिक्यूल्स, मैटर और रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता था। और अगर देखा जाए तो मॉलिक्यूल मैन जो है कॉमिक्स में हमें मॉलिक्यूल मैन की डिफरेंट इनकारनेशंस देखने को मिली है थ्रू आउट टाइम्स, जिनमें उसकी पावर लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती रही है, यानी कि इसकी पावर लेवल कोई सर्टेन नहीं रही है। जहाँ प्री रेडकॉन मॉलिक्यूल मैन ने प्री रेडकॉन बियॉन्डर जैसे बीइंग को काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी, वहीं पोस्ट रेडकॉन मॉलिक्यूल मैन के इनकारनेशन के दौरान जो है उसने इंटायर ओमनीवर्स को एक बॉक्स के अंदर पैक कर दिया था। और ऐसे ही काफ़ी सारी डिफरेंट फीट्स की वजह से जो है मॉलिक्यूल मैन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर निकल के आता है। बट मॉलिक्यूल मैन का एक मेजर ड्रॉबैक ये है कि उसके मेंटल ब्लॉक्स के कारण वो कई जगह पे जो है कमज़ोर पड़ जाता है, वरना अदरवाइज़ ये कैरेक्टर इस लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो सकता था। बट एक हद तक आइवरी किंग्स और मॉलिक्यूल मैन जो है वन बिलो ऑल से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं फीट वाइज। नंबर 8, द नेवर क्वीन।
सो बेसिकली द नेवर क्वीन एक ऐसे एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है जो सभी पॉसिबिलिटीज़ की एम्बॉडीमेंट बताई जाती है। देखा जाए तो नेवर क्वीन को काफ़ी सारे लोग डाउनग्रेड करते हैं, काफ़ी सारे लोगों को नेवर क्वीन के बारे में शायद नहीं पता होगा, लेकिन ये बड़ी आसानी से रियलिटी, स्पेस, टाइम और सभी पॉसिबिलिटीज़ को अल्टर कर सकती है, मैनिपुलेट कर सकती है। इवन शी एग्जिस्ट इन अ स्पेस आउटसाइड ऑफ टाइम एंड अ टाइम आउटसाइड ऑफ स्पेस। बेसिकली नेवर क्वीन जो है मिस्ट्री में एग्जिस्ट करती है, और जो मिस्ट्री रियल्म है वो एक्चुअली में फार शोर को भी ट्रांससेंड करता है। इवन नेवर क्वीन ने ये तक खुद स्टेट किया था कि वो तब तक एग्जिस्ट करेगी जब तक कोई सिंगल पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, जिसके वजह से नेवर क्वीन खुद में ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। वो रियलिटी को बड़े ही मैसिवली मैनिपुलेट कर सकती है, और कह सकते हो कि हमें काफ़ी सारे कॉस्मिक एंटिटीज़ के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिली है। एंड शी इज़ इवन अबव द प्लेस, और कह सकते हो कि डायमेंशन जहाँ टाइगर गॉड और लोगोस की फाइट हो रही थी, जो कि बिल्कुल ऑब्वियस सी चीज़ है अगर तुम्हें मिस्ट्री के बारे में पता होगा तो। बेसिकली अगर देखा जाए तो द नेवर क्वीन काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड है, और द नेवर क्वीन को हम लोग एक हाइपरवर्सल एंटिटी कह सकते हैं। नंबर 7, द लिविंग ट्राइब्यूनल। तो लिविंग ट्राइब्यूनल को लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन मौजूद है कम्युनिटी के अंदर। बेसिकली अगर देखा जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि लिविंग ट्राइब्यूनल वन अबव ऑल के बाद सबसे पावरफुल कैरेक्टर है, वहीं कुछ लोग लिविंग ट्राइब्यूनल को टॉप 10 मोस्ट पावरफुल मार्वल कैरेक्टर्स में भी इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि इसने काफ़ी सारे कैरेक्टर्स से जो है कह सकते हो कि हार हासिल की है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर आऊँ मैं लिविंग ट्राइब्यूनल के ऊपर तो देखो, ये तुम लोग समझ जाओ कि ये एक वास्टली पावरफुल ह्यूमनॉइड कॉस्मिक एंटिटी है, जिससे वन अबव ऑल का राइट हैंड माना जाता है। बट यहाँ पे एक चीज़ ऐसी निकल के आती है जिससे तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग शायद दूर हो जाए। बेसिकली लिविंग ट्राइब्यूनल जो है खुद के एम्बॉडीज़ क्रिएट करता है। जैसे कि हमने देखा है कि कॉमिक्स में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स और कह सकते हो कि एंटिटीज़ के एस्पेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम अवतार्स भी कहते हैं, उसी तरीके से लिविंग ट्राइब्यूनल के एम्बॉडीज़ होते हैं। और ये जो एम्बॉडीज़ हैं, जो एम्बॉडीमेंट है, इन्हें डायमेंशन ऑफ मैनिफेस्टेशन नाम के एक जगह पे क्रिएट किया जाता है। और हमने काफ़ी सारे कह सकते हो कि लिविंग ट्राइब्यूनल के एम्बॉडीज़ थ्रू आउट कॉमिक्स देखे हैं। जैसे कि जिस लिविंग ट्राइब्यूनल को नाइटमेयर ने डिफीट किया था, वो एक्चुअली में लिविंग ट्राइब्यूनल का एक एम्बॉडीमेंट रहता है। जिस लिविंग ट्राइब्यूनल को आइवरी किंग्स ने मारा था, वो भी कॉमिक्स में आगे जाके रिवील होता है कि लिविंग ट्राइब्यूनल का ही एक एम्बॉडी था, ना कि ट्रू लिविंग ट्राइब्यूनल। साथ ही साथ उसके मरने के बाद जो न्यू लॉ ऑफ द ओमनिवर्स क्रिएट होता है, यानी कि एडम वॉरलॉक का लिविंग ट्राइब्यूनल, वो भी एक एम्बॉडीमेंट रहता है लिविंग ट्राइब्यूनल का। तो इस बेसिस से तुम्हें अंदाज़ा लग गया होगा कि लिविंग ट्राइब्यूनल को लेकर क्यों इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग मौजूद है। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इसमें से कोई भी चीज़ सच नहीं है, तो तुम मार्वल इंसाइक्लोपीडिया पे इस चीज़ को ऑफिशियली चेक कर सकते हो। वहाँ ये चीज़ कन्फर्म्ड है कि लिविंग ट्राइब्यूनल के एम्बॉडीमेंट्स होते हैं जिन्हें वो क्रिएट करता है डायमेंशन ऑफ मैनिफेस्टेशन के अंदर। इसके अलावा अगर देखा जाए तो लिविंग ट्राइब्यूनल खुद जो है कह सकते हो कि ट्रूली काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल वाला कैरेक्टर है, जो टाइम मैनिपुलेशन, रियलिटी मैनिपुलेशन, कॉन्सेप्चुअल मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकता है। और इवन हमने कॉमिक्स में ये तक स्टेट करते हुए देखा जा चुका है हमें कि जो लिविंग ट्राइब्यूनल है वो एक्चुअली में किसी भी मोमेंट ऑफ क्रिएशन को अल्टर भी कर सकता है, जो एक बहुत बड़ी चीज़ें निकल के आती है। साथ ही साथ कॉमिक्स में मल्टीपल टाइम जो है लिविंग ट्राइब्यूनल को नियर ऑमनीपोटेंट भी स्टेट किया जा चुका है, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लिविंग ट्राइब्यूनल भी एक हाइपरवर्सल या मेटावर्सल लेवल का कैरेक्टर है, और इवन हायर लेवल पे स्केल किया जा सकता है। नंबर 6, स्कैथन द अप्रूवर। सो बेसिकली स्कैथन द अप्रूवर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सेलेस्टियल है जिसे लिविंग ट्राइब्यूनल समन कर सकता है। और लिविंग ट्राइब्यूनल ने इसे सबसे पहली बार समन किया था जब उनकी फ़ाइट जो है प्रोटीजे के अगेंस्ट हुई थी। और बेसिकली स्कैथन द अप्रूवर ने प्रोटीजे की सिचुएशन को डिसअप्रूव करते हुए उसे इम्प्रिजन कर दिया था, उसे डिफीट कर दिया था। और बहुत से लोग ऐसा पूछते हैं कि स्कैथन द अप्रूवर ने ऐसा कैसे किया था। तो उसका बेसिक रीज़न ये है कि स्कैथन द अप्रूवर जो है एक्चुअली में मार्वल कॉमिक्स के एडिटर्स की रिप्रेजेंटेशन है। जिस तरीके से हमने डीसी कॉमिक्स में नील मॉनिटर्स को देखा है जो एक्चुअली में डीसी के एडिटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सेम चीज़ निकल के आती है स्कैथन द अप्रूवर के केस में भी। ये एक्चुअली में मार्वल एडिटर्स की रिप्रेजेंटेशन है जो मार्वल के एडिटर्स को रिप्रेजेंट करता है। और जो एडिटर्स होते हैं उनका काम यही होता है कि वो कॉमिक्स में क्या चीज़ को रखना है, क्या चीज़ को रिमूव करना है, इस चीज़ की डिसीजन वो लोग जो है देते हैं। और इसी वजह से स्कैथन द अप्रूवर एक मेटाफिक्शनल बीइंग निकल के आता है, जिसे समन तो लिविंग ट्राइब्यूनल कर सकता है, लेकिन ये एक हद तक लिविंग ट्राइब्यूनल से भी ज़्यादा पावरफुल है। और इसी वजह से मैंने इसे इस लिस्ट में लिविंग ट्राइब्यूनल के ऊपर रखा है। और अगर स्केलिंग की बात की जाए तो स्कैथन द अप्रूवर ईजिली एक आउटर वर्सल बीइंग निकल के आता है। नंबर 5, प्री रेटकॉन बियॉन्डर। सो बेसिकली बियॉन्डर को भी लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों के बीच में रहती है कि प्री रेटकॉन बियॉन्डर और बियॉन्डर के फिर जो डिफरेंट रेटकॉन इनकारनेशन है उनमें क्या डिफरेंसेस है। तो बेसिकली मैं तुम लोगों को ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ इसे इस तरीके से समझना कि जब बियॉन्डर की सबसे पहली बार कॉमिक्स में अपीयरेंस हुई थी तो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन उसके बाद से ही इसे कंटिन्यूसली काफ़ी सारे मल्टीपल रेटकॉन से गुजरना पड़ा, यानी कि कह सकते हो कि इसे डी पावर्ड किया गया। और ऐसे करते करते ये कैरेक्टर जो है धीरे धीरे इसकी ऑरिजिन में भी चेंजेस लाए गए
और इसे डीपावर्ड करते हुए इसकी पावर लेवल को काफ़ी ज़्यादा लो कर दिया गया। बट स्टिल अपने वीकेस्ट फॉर्म में भी इतना ज़्यादा केपेबल है कि बड़ी आसानी से मल्टीवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं प्री रेटकॉन बियॉन्डर की, जिसे क्लासिक बियॉन्डर भी कहा जाता है, जो एक्चुअली में इसका खुद का सबसे पावरफुल और सबसे पहला इनकारनेशन रहता है। जहाँ एक्चुअली में प्री रेटकॉन बियॉन्डर लिविंग एम्बॉडीमेंट था बियॉन्ड रेम का, विच एग्जिस्ट आउटसाइड द मार्वल ओमनीवर्स। और इवन मार्वल का जो मल्टीवर्स था वो खुद जो है प्री रेटकॉन बियॉन्डर के लिए सिर्फ एक ड्रॉप ऑफ ओशन के बराबर था। इन सब के अलावा अगर देखा जाए तो प्री रेटकॉन बियॉन्डर पोजेस करता था रियलिटी मैनिपुलेशन, कैजुअलिटी मैनिपुलेशन, कॉन्सेप्चुअल मैनिपुलेशन और एनर्जी मैनिपुलेशन जैसी कई सारी ज़बरदस्त किस्म की एबिलिटीज़। और एक हद तक प्री रेटकॉन बियॉन्डर एट दैट टाइम एक ओमनीपोटेंट कैरेक्टर निकल के आता था कॉमिक्स के अंदर, जहाँ कॉमिक्स में जो है उस टाइम पे प्री रेटकॉन बियॉन्डर से ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर कोई भी नहीं था, क्योंकि तब तक हमें वन अबव ऑल जैसे पावरफुल सुप्रीम गॉड का कह सकते हो कि कॉन्सेप्ट कॉमिक्स में देखने को नहीं मिला था। बट थ्रू आउट द टाइम्स जैसे कि मैंने बताया कि इस कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा डीपावर्ड किया गया है। लेकिन प्री रेटकॉन बियॉन्डर इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे था, वो एक गॉड जितना पावरफुल कैसे था? तो उसका बेसिक रीज़न ये है कि एक्चुअली में प्री रेटकॉन बियॉन्डर जो है कॉमिक राइटर जिम शूटर की रिप्रेजेंटेशन के तौर पे, या कह सकते हो कि जिम शूटर के एस्पेक्ट के तौर पे देखने को मिला था। यानी कि प्री रेटकॉन बियॉन्डर खुद जो है एक कॉमिक राइटर का एस्पेक्ट निकल के आता था, एक एस्पेक्ट, एक कह सकते हो कि रिप्रेजेंटेशन था, जो उसे ईजिली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बींग्स में से एक बना देते हैं कॉमिक्स के अंदर। और एट दैट टाइम जैसे कि मैंने बताया कि प्री रेटकॉन बियॉन्डर के अगेंस्ट कोई भी कैरेक्टर नहीं जा सकता था, इंक्लूडिंग लिविंग ट्राइब्यूनल्स एंड दी अदर एंटिटीज़। और इसी वजह से ये आसानी से हाई आउटरवर्सल और यार इवन उससे भी ऊपर स्केल किया जाता था। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्री रेटकॉन बियॉन्डर से भी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स को कह सकते हो कॉमिक्स में आगे चल के दिखाया गया है। मैं यहाँ बियॉन्डर के वीक वर्जन्स या डिफरेंट रेटकॉन इनकारनेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सबके ओपिनियंस डिफरेंट हो सकते हैं। तो कुछ लोग ये मानेंगे कि प्री रेटकॉन बियॉन्डर वन अबव ऑल के बाद अभी भी स्टिल सेकंड सबसे पावरफुल कैरेक्टर है, बट मेरे अकॉर्डिंगली कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो प्री रेटकॉन बियॉन्डर के कंपैरिजन में स्केल ऊपर किए जाते हैं। नंबर 4, ट्रू फॉर्म ऑब्लिवियन। और ऑब्लिवियन को भी काफ़ी सारे लोग डाउन प्ले करते हैं। बेसिकली ऑब्लिवियन रिप्रेजेंट करता है एब्सोल्यूट नथिंगनेस को। और अगर देखा जाए तो ऑब्लिवियन की ट्रू फॉर्म के जो एस्पेक्ट्स रहते हैं, जो वीक एस्पेक्ट्स रहते हैं, वही पावर लेवल में मल्टी इटर्निटी, इन्फिनिटी और डेथ जैसे कैरेक्टर्स के इक्वल स्केल किए जाते हैं। इवन मीकाबोशी जैसा इतना ज़्यादा ओवर पावर्ड बीइंग जो इंटायर क्रिएशन के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट था, वो भी सिर्फ जो है कह सकते हो कि ऑब्लिवियन के ट्रू सेल्फ, ऑब्लिवियन के ट्रू फॉर्म का बस एक छोटा सा एस्पेक्ट रहा है। इन सब के अलावा ट्रू फॉर्म ऑब्लिवियन को लेके काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी मौजूद है, लेकिन ट्रू फॉर्म ऑब्लिवियन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक किस्म का कैरेक्टर है, जिसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ लिटरली लिमिटलेस है। बेसिकली अगर देखा जाए तो एक इनकारनेशन के दौरान जो है ऐसा होता है जहाँ इंटायर क्रिएशन के ऊपर जो है कह सकते हो कि अपने ब्रेकिंग पॉइंट पे क्रिएशन पहुँचने लगती है और काफ़ी ज़्यादा रियलिटीज़ भी कोलैप्स होने लगती हैं, और इन सभी का जिम्मेदार खुद ऑब्लिवियन रहता है। लेकिन ऑब्लिवियन इसे इस तरीके से ऑब्जर्व कर रहा होता है जैसे कि वो किसी स्टोरी को पढ़ रहा हो, और तो और वो उन सभी चीज़ों को कंट्रोल भी कर रहा होता है। इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ ये निकल के आती है कि ऑब्लिवियन को ये चीज़ खुद पता है कि वो एक कॉमिक कैरेक्टर है और वो रीडर्स के साथ इंटरैक्ट भी कर सकता है, उनसे बातें भी कर सकता है, जस्ट लाइक थॉट रोबोट फ्रॉम डीसी यूनिवर्स। लेकिन इन सभी चीज़ों के अलावा भी ट्रू फॉर्म ऑब्लिवियन बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है। ये कॉन्सेप्ट को मैनिपुलेट कर सकता है, कह सकते हो कि स्टोरी के प्लॉट को चेंज कर सकता है एक हद तक, और क्योंकि ये नथिंगनेस खुद है तो इसी वजह से इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। और इन सब के अलावा कह सकते हो कि ट्रू फॉर्म ऑब्लिवियन सभी प्राइमल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरीज़ के भी अबव स्केल किया जाता है, जिसकी वजह से मेरे हिसाब से इस लिस्ट में ये पोजीशन ट्रू फॉर्म ऑब्लिवियन के लिए परफेक्ट है। नंबर 3, तैमूत द ड्रीमिंग सेलेस्टियल। तो जिन लोगों को तैमूत के बारे में पता है उन्हें ये अंदाज़ा लग गया होगा कि तैमूत लिस्ट में इतना ऊपर क्यों है। जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं कि तैमूत, जैसे कि तुम्हें इसके नाम से पता चल गया होगा कि ये एक ड्रीमिंग सेलेस्टियल है, और बाकी सेलेस्टियल्स की तरह ये भी तब से एग्जिस्ट करता है जब से क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट कॉस्मोस हुआ था। जहाँ अगर देखा जाए तो तैमूत एक्चुअली में ड्रीम्स और कॉन्शियसनेस की एक हद तक रिप्रेजेंटेशन है और इन्हें कंट्रोल भी कर सकता है। बट तैमूत का जो लास्ट इनकारनेशन या कहो कि जो लास्ट अपीयरेंस था उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले थे, जहाँ ये चीज़ फाइंड आउट करता है कि ही वॉज एक्चुअली ब्रोकन, जिसके बाद फल्क्रम खुद आके जो है तैमूत के ट्रू नेचर को रिस्टोर करता है। और फल्क्रम ने ये खुद स्टेट किया था उसके बाद कि वी आर नाउ इक्वल, यानी कि तैमूत और फल्क्रम अब इक्वल हो चुके हैं पावर लेवल के मामले में। और ये चीज़ जो है अलोन काफ़ी है ये बताने के लिए कि तैमूत जो है लिस्ट में बताए गए प्रीवियस कैरेक्टर से ज़्यादा ऊपर क्यों है। बेसिकली अगर देखा जाए तो फल्क्रम खुद जो है वन अबव ऑल के बाद सेकंड सबसे पावरफुल बीइंग माना जाता है मार्वल कॉमिक्स का, और तैमूत को जो है इस पॉइंट पे हम लोग कह सकते हैं कि फल्क्रम की भी पावर्स मिल गई थी
जब फल्क्रम ने जो है उसके ट्रू नेचर को जो है रीस्टोर किया था, और ये चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा सेंस भी बनाती है। लेकिन अगर साथ में देखा जाए तो तैमूद की जो कह सकते हो कि पावर्स एंड एबिलिटीज़ है वो भी फल्क्रम से इसी बेसिस से जो है काफ़ी ज़्यादा सिमिलर निकल के आती है, जैसे कि कॉन्सेप्चुअल मैनिपुलेशन, प्लॉट मैनिपुलेशन, रियलिटी को अल्टर करना, टाइम स्पेस मैनिपुलेशन, जो कह सकते हो कि कोई भी कॉस्मिक एंटिटी कर सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो तैमूद द ड्रीमिंग सेलेस्टियल जो है काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड कैरेक्टर है, और बहुत से लोग इस कैरेक्टर के बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन अपने ट्रू नेचर के साथ या कहो कि फल्क्रम की पावर्स के साथ ये आसानी से जो है थर्ड पोजीशन पे निकल के आता है। नंबर 2, फल्क्रम एंड डिवाइन क्रिएटर। अब ये दोनों ही कैरेक्टर्स के बीच में जो है किसी एक को जो है ऊपर रैंक करना, किसी एक को नीचे रैंक करना मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैंने दोनों के बीच में टाई कराया है। स्टार्ट करते हैं फल्क्रम के साथ। जिन लोगों को फल्क्रम के बारे में नहीं पता है, और मैंने प्रीवियसली भी फल्क्रम को मेंशन किया था तो उन्हें समझ में नहीं आया कि फल्क्रम कौन है, तो बेसिकली फल्क्रम को जो है एक्चुअली में कॉमिक्स में वन अबव ऑल के एस्पेक्ट के तौर पे दिखाया गया है। लेकिन काफ़ी सारे लोग ये भी बिलीव करते हैं कि एक्चुअल में फल्क्रम जो है कॉमिक राइटर जैक कर्बी की ही रिप्रेजेंटेशन है, और अगर ऐसा होता है तो इससे हमें ये अंदाज़ा लग ही जाता है कि फल्क्रम बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड है, और अदरवाइज़ अगर वो वन अबव ऑल का कोई छोटा सा एस्पेक्ट भी है तो भी उसे जो है काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। इन सब के अलावा अगर देखा जाए तो फल्क्रम जो है मास्टर ऑफ ऑल सेलेस्टियल्स है। ये चीज़ भी सेंस बनाती है क्योंकि कॉमिक्स के अंदर भी जैक कर्बी ने ही सेलेस्टियल्स के कॉन्सेप्ट को लाया था, तो उस बेसिस से अगर देखा जाए तो ये चीज़ भी ये पॉइंट आउट कराती है कि एक हद तक हम लोग फल्क्रम को जैक कर्बी की रिप्रेजेंटेशन मान सकते हैं, और तो और फल्क्रम के वजह से ही सेलेस्टियल ऑर्डर के कमांड्स भी चलते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फल्क्रम जो है एक नियर ऑमनीपोटेंट कैरेक्टर है, और एक सुप्रीम बीइंग लेवल का कैरेक्टर भी हम इसे कंसिडर कर सकते हैं, बट ऐसा कहना सही नहीं होगा क्योंकि इसे वन अबव ऑल का एस्पेक्ट भी बहुत से लोग मानते हैं। अगर मैं आऊँ अब डिवाइन क्रिएटर के ऊपर, तो मैं जानता हूँ तुम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें डिवाइन क्रिएटर के बारे में नहीं पता होगा। तो जब मार्वल में वन अबव ऑल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो मार्वल का जो है कह सकते हो कि डिवाइन क्रिएटर सुप्रीम बीइंग था, मार्वल का ट्रू गॉड था। लेकिन जब वन अबव ऑल के कॉन्सेप्ट को सामने लाया गया तो बहुत से लोग उसके बाद से ये बिलीव करते हैं कि डिवाइन क्रिएटर भी वन अबव ऑल का ही एक कॉन्सेप्ट था, कह सकते हो कि एक एस्पेक्ट था, और ये चीज़ सेंस भी बनाती है। वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा क्यों। बेसिकली अगर देखा जाए तो डिवाइन क्रिएटर बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड था। डिवाइन क्रिएटर ने जो है बुक ऑफ लाइफ की क्रिएशन की थी, जहाँ बुक ऑफ लाइफ कंटेन करती थी ऑल थिंग्स और ऑल बींग्स की हिस्ट्री को। इन सब के अलावा डिवाइन क्रिएटर ने ही लव यानी कि प्यार की क्रिएशन की थी, जिसे जो है कॉमिक्स में वन अबव ऑल का वेपन बताया गया है, और बहुत से लोगों के अकॉर्डिंग तो डिवाइन क्रिएटर वन अबव ऑल का सबसे पावरफुल एस्पेक्ट भी है। तो उस बेसिस से फल्क्रम और डिवाइन क्रिएटर को मैंने जो है कह सकते हो कि इस पोजीशन पे रखा है, और तुम लोग को पता चल ही गया है कि बस एक ऐसा इकलौता ही ऐसा कैरेक्टर है जो इन दोनों कैरेक्टर्स को भी कह सकते हो कि स्केल करने के मामले में उनसे ऊपर स्केल किया जाता है, और उन्हें जो है ओवरकम कर सकता है। नंबर 1, दी वन अबव ऑल। सो बेसिकली दी वन अबव ऑल के बारे में ज़्यादातर लोग जानते ही हैं। वन अबव ऑल जो है मार्वल यूनिवर्स का सुप्रीम बीइंग है, और इसे स्टैनली की रिप्रेजेंटेशन भी बताया गया है, पॉसिबली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल मार्वल राइटर्स। अब अगर देखा जाए तो वन अबव ऑल पावरफुल है, ऑल नॉलेजेबल है, एक ट्रू ऑमनीपोटेंट, ऑमनीप्रेजेंट और ऑमनीसेंट बीइंग भी है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये बात बिल्कुल साफ है कि वन अबव ऑल के ऊपर मार्वल यूनिवर्स के अंदर कोई भी कैरेक्टर लाई नहीं करता है, भले हम लोग का नॉन कैनन कैरेक्टर्स की बात करें या कैनन कैरेक्टर्स की बात करें। और अभी तक जो है हमें वन अबव ऑल से ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर कॉमिक्स में देखने को नहीं मिला है। मे बी इन फ्यूचर कॉमिक राइटर्स का दिमाग घूम जाए, वो कुछ नए तरह के कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करें, बट टिल नाउ वन अबव ऑल जो है मार्वल का सुप्रीम बीइंग है, मार्वल के राइटर्स की रिप्रेजेंटेशन है, और इसी वजह से वो मार्वल का सबसे पावरफुल कैरेक्टर निकल के आता है। सो गाइज़, ये था पार्ट 2 मार्वल के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स को लेके। आई होप सो कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो। अब ये जो रैंकिंग थी ये ऑब्वियसली मेरे ओपिनियन के ऊपर बेस्ड थी। मैं जानता हूँ तुम में से बहुत से लोग मेरे ओपिनियन से डिसएग्री करेंगे, काफ़ी सारे लोग एग्री भी करेंगे। तो अगर तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की लिस्ट है, तुम्हारी खुद की टॉप 10 मोस्ट पावरफुल मार्वल कैरेक्टर्स की लिस्ट है, तो तुम उसे नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। बट मैं जानता हूँ इसके बावजूद भी काफ़ी सारे लोग नहीं समझेंगे, और वो जो है कह सकते हो कि अपने फेवरेट कैरेक्टर को जो है ऊपर रैंक करने के लिए कुछ काफ़ी सारे पॉइंट्स को सामने लेके आएंगे। अब इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन ये भी चीज़ है कि अगर तुम अपने फेवरेट कैरेक्टर को ही ऊपर रैंक करना चाहोगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा। बेसिकली हमें जो है लॉजिकली सोचना चाहिए, और जितने फीड्स वगैरह, जितने स्कैन्स वगैरह हमें देखने को मिलते हैं, जितनी पॉसिबिलिटी होती है किसी कैरेक्टर को स्केल करने की, उस बेसिस से हम कैरेक्टर्स को रैंक कर सकते हैं। वरना उस बेसिस से देखा जाए तो इस लिस्ट के अंदर मेरा फेवरेट कैरेक्टर मॉलिक्यूल मैन था, और अगर मैं अपने फेवरेटिज्म के बेसिस पे चलता तो मैं मॉलिक्यूल मैन को काफ़ी ज़्यादा ऊपर रैंक कर सकता था, लेकिन मुझे लॉजिकली जहाँ पे उसकी रैंकिंग सही लगी मैंने वहाँ उसे रैंक किया है। अब इतनी बात तो हो ही चुकी है, मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पका दिया है। वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।